नमस्कार आप सभी को। बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज जो मैं विषय लेके आई हूँ वो हमारे रोजमर्रा के विषय से थोड़ा-सा हट के है। यानी आपने कभी भी हमारे चैनल पर जनरली उच्च या नीच ग्रहों की चर्चा नहीं सुनी होगी, क्योंकि ना ही मैंने गुरुजी से ऐसा पढ़ा है, ना ही हमारे गुरुजी ने क्लास में इसकी चर्चा अधिक की है। पर फिर भी हम देखते हैं कि हमेशा कितना भी हम सीख लें, उसके बाद भी घूम फिर के हमारा क्वेश्चन वहीं आ जाता है कि अगर ये ग्रह इस राशि में उच्च का होगा या ये ग्रह नीच का होगा तो उसका क्या फल होगा। देखिए, हम एक जो हमारा लग्न चार्ट है उसको हम एक छोटा सा थोड़ा चेंज करके समझते हैं आज, है ना? चेंज करके समझने का मतलब है, मैं समझती हूँ कि मैं एक ग्रह हूँ या आप एक ग्रह हैं, और एक तो हमारी स्व राशि होती है जिसको ओन साइन बोला जाता है, एक मूल त्रिकोण राशि होगी और एक उच्च या नीच राशि होगी। सपोज मान लेते हैं कि हमारे घर में 4 कमरे हैं। एक रूम ऐसा है जो हमारा अपना रूम होगा। कोई रूम ऐसा हो सकता है जिसमें जाकर मुझे अपने रूम से भी ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील हो, जिसको हम मूल त्रिकोण कह सकते हैं। और कुछ ऐसा होगा जिसमें थोड़ा कंफर्टेबल हो और एक ऐसा हो सकता है जिसमें जाके हमें अच्छी फीलिंग ना आए। क्योंकि हम जानते हैं षटबल में सिर्फ 2, 3 या 4% का ही इफ़ेक्ट होता है उच्च या नीच ग्रह का। षटबल मीन्स मैंने पहले भी आपको शायद किसी वीडियो में बताया था कि एक प्लेट है खाने की, उसमें बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप पूरी प्लेट को देखें, षटबल को देखें। आप कहते हैं नहीं, मैं तो उसमें से एक छोटा-सा पार्ट को ही देखूँगा। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि क्यों हर एक राशि को हर एक ग्रह को सॉरी उसी राशि में उच्च या नीच का क्यों कहा गया है। यहाँ मैं सिर्फ उच्च ग्रहों के बारे में बताऊंगी, आप अपने अकॉर्डिंग उसके नीच राशि को समझ सकते हैं। काल पुरुष का हम बहुत अच्छे से समझते हैं या गुरुजी ने समझाया है। मैं चार्ट शेयर करके, जिन लोगों को काल पुरुष की भी जानकारी नहीं है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, काल पुरुष का चार्ट लगाती हूँ आपके सामने। अभी देखिए, काल पुरुष का ही चार्ट लगा हुआ है। अब ये मत कहिएगा कि ये लग्न से क्यों नहीं बना है, क्योंकि मुझे लग्न से बनाना नहीं है। मैं काल पुरुष के चार्ट की चर्चा कर रही हूँ यहाँ पे। काल पुरुष के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो लग्न में सूर्य को अपनी उच्च राशि में कहा जाता है। अब उच्च राशि में क्यों कहा गया है सूर्य को लग्न में? हम क्या चाहते हैं अपने जीवन से कि हम कैसे हों? अब देखिए, अग्नि तत्व राशि है। ग्रह सूर्य वो भी अग्नि तत्व है। लेकिन सूर्य को अगर हम उसका गुण देखें तो वो सतोगुणी प्रधान है। तो अग्नि तत्व के साथ में यानी तमोगुण के साथ में मंगल की राशि है ना, तो तमो, अग्नि और सत्व का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। हम कैसा चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कैसे रहें? क्या हम नहीं चाहते कि हम एक राजा जैसा जीवन जिएँ? हम विवेकी भी हों, हम डिसिप्लिन्ड भी हों, हम एक अच्छी सर्विस भी रहे हमारे पास, और अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको फेस भी कर सकें। आप सन को देखिए, सन अगर एक दिन सूरज ना निकले तो क्या हम रह पाएँगे? और लग्न का निर्धारण भी तो सूर्य के सनराइज़ के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। ये आप प्रीवियस बेसिक चैप्टर्स में भी समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सूर्य की कितनी महत्वता है, और सूर्य राजा है, तो क्यों ना लग्न में उसको रखा जाए, लग्न में ही उसकी उच्च राशि बताई जाए। ये तो बिल्कुल संभव है, और हम भी चाहते हैं ना कि हम एक ऐसा जीवन जिएं जो अथॉरिटी भी हो, जहाँ पावर भी हो, जहाँ कॉन्फिडेंस भी हो, जहाँ विवेक भी हो, जहाँ मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छी हों, और लोग हमारी बातों को भी माने और असंभव को संभव करने की ताकत भी हमारे अंदर हो, और हम खुद भी प्रकाशित रहें और दूसरों को भी प्रकाशित करें। यही तो है सूर्य का गुण। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट हो। तो इसीलिए सूर्य को लग्न में उच्च का कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे भाव में चंद्रमा को ही क्यों लिया गया? देखिए, दूसरे भाव में जो राशि है वो स्थिर राशि है। स्थिर राशि मतलब अ, द 2, 6 और 10 को पृथ्वी तत्व की राशियों की संज्ञा दी गई है, और साथ में 2 राशि जो है वो सम राशि भी है। आप देखिए, दूसरा स्थान क्या होता है? जन्म लेने के बाद क्या मिलता है? हमें परिवार मिलता है, परिवार से संस्कार मिलते हैं, जिसको आज हम प्ले स्कूल कहते हैं। वो पहले तो हमारे घर पे ही हम प्ले स्कूल वाली चीज़ें सारी सीखते थे अपने
बड़ों से, है ना, अपने माता-पिता से या पूरे परिवार के जो लोग होते थे। चंद्रमा यानी पहली शिक्षक जो होती है, हमें जो सिखाता है वो हमारा परिवार होता है, वो हमारी माता होती है और ये हमारा चंद्रमा क्या होता है? हमारा मन होता है। चंद्रमा को सेकंड हाउस में क्यों उच्च का कहा गया है कि मन हमेशा अपने परिवार से और अपने संस्कारों से जोड़ कर रखो। अगर मन इतना स्थिर होगा, वाणी में इतनी स्थिरता होगी और आप 16 कला संपन्न रहोगे, बचपन से नींव ही आपकी ऐसी होगी, तो कोई भी कितनी भी परेशानी आ जाए, आपकी लाइफ में कोई भी आपको डगमगा नहीं सकता। इसीलिए चंद्रमा को दूसरे हाउस में यानी शुक्र की राशि में उच्च का कहा गया, सप्तम में नहीं कहा गया, वो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि थी। दूसरा ही हाउस क्यों दिया गया? क्योंकि वो मेरा परिवार है, वो मेरे संस्कार है। अगर मैं उसे अपने मन में स्थिरता के साथ बैठा लूँगा ना, तो मुझे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं 4th हाउस पे। 4th हाउस में गुरु को यानी कर्क राशि में गुरु को उच्च का कहा गया है। क्यों? हम क्या चाहते हैं? हमारे घर का माहौल कैसा हो? हम चाहते हैं ना बड़ा सात्विक सा माहौल हो, और बड़ा अच्छा खाना-पीना हो, बड़ा खुश रहें हम सब लोग। और आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई ऐसा धार्मिक गुरु आए या गुरु पर्सनैलिटी जैसा कोई आए तो हमारे घर का माहौल ही बदल जाता है एकदम। अंधकार को मिटाकर ज्ञान को जगाने वाला होता है गुरु और यही तो हम चाहते हैं कि हमारे घर में ऐसी ही एक भावना बनी रहे। गुरु क्या देता है? गुरु हमें विस्तार देता है। तो हम भी तो चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में वो सुख का, वो संतोष का विस्तार हो। सुख देता है, संतोष देता है, सैटिस्फैक्शन देता है गुरु हमें। शुक्र को नहीं लिया गया 4th हाउस में, क्यों? क्योंकि सैटिस्फैक्शन तो रहेगा ही नहीं, आज एक चीज़ खरीदेंगे, कल दूसरे की इच्छा हो जाएगी। तो इसीलिए गुरु को 4th हाउस में उच्च का कहा गया है। अब आते हैं छठा यानी कि 6 राशि में बुध को उच्च का कहा गया है। क्यों? बुध ने अपनी ही राशि क्यों चुनी? बुध ने क्यों नहीं किसी और का घर चुना? क्योंकि वो बुद्धि है ना? बुध है बुद्धि और हम चाहते हैं कि शत्रुओं को आज के अगर परिवेश में देखें तो शत्रुओं को बुद्धि के बल पर जीता जाता है। लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हम फंसेंगे, पैसा देंगे तो ज़्यादा हमें धन की हानि होगी। अगर हम बुद्धि के साथ काम लेंगे तो हम किसी भी चीज़ से, किसी भी परेशानी से निपट कर आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए बुध को छठे भाव में उच्च का कहा गया। सप्तम में आए तो शनि को क्यों उच्च का बताया गया? अब आप देखिए सप्तम में जो राशि है वो तुला राशि है। वायु तत्व प्रधान राशि है, चर राशि है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में तराजू है। यानी बैलेंस कहाँ से आएगा? कौन देगा बैलेंस? तो इसीलिए यहाँ शनि को उच्च का कहा गया है। मैरिज लाइफ में हमें क्या चाहिए? पत्नी सुंदर हो, मतलब स्पाउस सुंदर हो हमारा और घूमने-फिरने का शौकीन भी हो अगर आज के परिवेश को देखें तो। और हमें थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी चाहिए, पैसा भी अच्छा कमाए, मैच्योरिटी लेवल भी हो उसमें। तो अब आप तुला राशि और शनि के गुणों को मिला लीजिएगा आपस में, आपको बिल्कुल ऐसे ही गुण मिलेंगे। तो इसीलिए मैरिड लाइफ लंबी चले, शनि क्या है? शनैः-शनैः बहुत धीरे-धीरे मैच्योरिटी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम अपनी ज़िम्मेदारियों को सँभालें। इसीलिए यहाँ शनि को रखा गया। लग्न में आप देखेंगे सूर्य उच्च है, सप्तम में शनि। अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखें ना, लग्न में सूर्य, सप्तम में शनि। हालाँकि लग्न में जो राशि होती है और सप्तम में जो राशि होती है, वो कभी मित्र होते ही नहीं हैं। और ग्रह भी जो उच्च के लग्न में यानी मेष राशि में सूर्य उच्च है, 7वीं राशि में शनि उच्च है यानी ग्रह भी आपस में मित्र नहीं है। तो ये तो भगवान ने पहले से ही प्री डिसाइडेड है ये तो कि भई अपने जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद तो संभव ही हैं। बनाना या नहीं बनाना वो हमारे हाथ में है। तो फिर इसमें हम इतना ज़्यादा हम कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा गुण-मिलान या ये सब कुछ हम क्यों देखते हैं इतना ज़्यादा? ज़रूरत ही नहीं है हमें। हमें थोड़ा-सा अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके चलेंगे, तो हमारी लाइफ और हमें पत्रिका को समझना कितना आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम 10th हाउस की तरफ आते हैं, मंगल। राशि किसकी है? शनि की राशि है। अब देखिए शनि बहुत मेहनत कराता है ना? और धीरे-धीरे आप मेहनत करोगे, शनि ऐसा कहता है। अब सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट कौन है? मार्स। हमें क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए, हमें वो हिम्मत चाहिए अपने और वो एफर्ट्स चाहिए कि तुरंत हम एक्शन ले सकें।
और एक्शन ऐसे हों जो हमारे लंबे चलें। तो इसीलिए यहाँ पर पूरे जोश के साथ हमें काम कार्यक्षेत्र में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पूरे जोश की ज़रूरत होती है। तो वो जोश हमें कहाँ से मिलेगा? वो जोश हमें मंगल से मिलेगा। इसीलिए दशम भाव में मंगल को उच्च का कहा गया है। आगे चलते हैं 12वें भाव में शुक्र को उच्च का क्यों कहा गया? इसके लिए सब बहुत खुश हो जाते हैं कि 12वें भाव में शुक्र को उच्च का कहा गया है। क्यों कहा गया है? अब देखिए पूरा हम कहते हैं 12वें भाव से कि हम मोक्ष की बात करते हैं ना। अब अगर आपने लाइफ में कभी कोई ऐसी चीज़ भोगी ही नहीं है और आपके मन में एक वो इच्छा है कि नहीं भई, अगर जनरली छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं, किसी के समोसे बहुत अच्छे हैं और हम चाहते हैं कि अरे! हम ना रोज़ उसकी दुकान के सामने से निकलते हैं, कितने अच्छे समोसे हैं ना उसके, हमने आज तक नहीं खाए। हमारे मन में एक वो इच्छा रहेगी कि हमने वो चीज़ टेस्ट ही नहीं की। तो शुक्र क्या कहता है? पूरे मज़े लो लाइफ़ के। है ना? और उसके बाद जब हम वो पूरी डिज़ायर्स हमारी पूरी हो जाएँगी ना, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए शुक्र को 12th हाउस में उच्च का कहा गया है। अब देखिए कितनी खूबसूरती से ये बनाया गया है चार्ट ना। लग्न में सूर्य राजा है, एक तरफ मन है जिसको स्थिर राशि में रखा गया, शुक्र जिसको मीन राशि में रखा गया। मीन राशि के साइन को समझिए, मछलियाँ हैं, एक का फेस दूसरे की टेल की तरफ है ना? दोनों सर्कल, सर्कल, सर्कल में घूमती जा रही हैं, यानी लाइफ में डायरेक्शन ही नहीं है। वो तो हमेशा ऐसे ही गोल चक्कर की तरह घूमती रहेंगी। शुक्र क्या देगा? आप एक चीज़ खरीदिए, दूसरे की इच्छा बढ़ेगी, दूसरी लीजिए, तीसरी की इच्छा बढ़ेगी। जिस दिन आप वो इच्छाएँ सारी पूरी कर लेंगे, उस दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। राहु केतु की चर्चा मैं उच्च-नीच ग्रह में नहीं करूँगी। क्योंकि हमने भी ऐसा सीखा पढ़ा नहीं है, तो मैं उसकी यहाँ पे चर्चा नहीं ही करूँगी। अब कितने खूबसूरती से देखिए चार्ट को बनाया गया है। अगर हम इस तरह से थोड़ा-सा और डीप में जाके अपने पर्सपेक्टिव को समझें, तो हमारी लाइफ़ और जो हमसे कंसल्टेशन लेने आएँगे, इ न देखिए कंसल्टेशन देना इज़ नॉट अ बिग टास्क, है ना? हमारे पास बहुत सारी विधाएँ हैं, जैसे कि अब मैं अपनी बात करूँ तो एस्ट्रोलॉजी भी है, वास्तु भी है, पामिस्ट्री भी है और टैरो भी है, न्यूमेरोलॉजी है। रिज़ल्ट निकालना इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन समस्या क्या है कि हम सामने वाले के व्यवहार को समझकर और उसकी परिस्थितियों को समझकर उसे सँभालें। आज के ज़माने में काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, बजाए कि किसी को रिज़ल्ट देने की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा या आपके इससे रिलेटेड और भी कोई विषय हैं जो आप समझना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम वीडियोज़ दें, तो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद।